देखिए, जितने भी बच्चे क्लास 10th में 2025 में अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, कहने का मतलब है कि जितने भी बच्चों की अगर अभी भी अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट नहीं हुई है और जो जो बच्चे इस बार 2025 में अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में हम लेकर के आ गए हैं 2025 का एक ऐसा वायरल पेपर। देखो, ये है सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर, जिस पेपर को पढ़ करके, क्योंकि अभी भी आप लोगों की देखो अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट नहीं हुई है। अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का पेपर दे दिया है, तो आप लोग इस पेपर को पढ़ करके अपने 70 में 70 नंबर आसानी से ला दोगे। कहने का मतलब है कि जब आप लोग पेपर देने जाओगे तो यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों को पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो, अर्धवार्षिक परीक्षा में आप लोगों को पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा में पास नहीं होंगे तो आप लोगों के नंबर भी काटे जा सकते हैं। तो इसीलिए हम देखो एक ऐसा मुझको वायरल पेपर मिला है जो कि मुझे 2025 का एक रियल वायरल पेपर लेकर के आए हैं। इस पेपर को पढ़ करके आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा में आसानी से पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। देखो, आप लोगों का तो सामाजिक विज्ञान का मैंने टेंशन खत्म कर दिया है। बस आप लोग क्या करो, इसी पेपर को पढ़ करके बस आप लोग क्या करना, मेरी बात मान लेना, बस इसी सामाजिक विज्ञान के पेपर को पढ़ लेना। मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों का एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोग इसको पूरा का पूरा तैयार कर लेना। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें आप लोगों का जो नोट दिया है, कि नोट आप लोगों का दिया समय 3 घंटे, नोट दिया है आप लोगों का प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब है कि जब आप लोगों को ये वाला पेपर दिया जाएगा तो सब कुछ यही रियल एकदम लिखा होगा, और यहाँ पर लिखा होगा समय 3 घंटे 15 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने पढ़ने के लिए सबसे पहले दिया जाएगा। और एक देखो, अभी भी आप लोगों की अगर अर्धवार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट नहीं हुई है, कहने का मतलब है कि आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा जो है 15 अक्टूबर से लेकर के और नवंबर तक स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो नवंबर तक स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए हम एक ऐसा वायरल पेपर लेकर के आए। सामाजिक विज्ञान का पेपर ही मुझे मिल गया है, बस आप लोग इसको पढ़ करके चले जाना। मेरी गारंटी है कि यहाँ से एक भी नंबर आप लोगों का सामाजिक विज्ञान से बाहर नहीं जाएगा। सब कुछ एकदम यहीं से प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को एग्जाम में। देखो, निर्देश दिया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित होने वाला है। सबसे पहले नोट को, निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो, खंड आ में 20 अंक का जो आप लोगों का जो खंड आ जो रहने वाला है उसमें 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि खंड बा में आप लोगों का 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न भी पूछा गया है। तो यहाँ से देखो आप लोगों का निर्देश समाप्त हो गया। लेकिन अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड आप बहुविकल्पी प्रश्न। इन प्रश्नों को जरूर से जरूर तैयार करो। मैं आप लोगों से 100% गारंटी ले रहा हूँ कि एक भी प्रश्न मेरे पर जो बाहर नहीं जाएगा। सब कुछ देखो, बस मैं आप लोगों से गारंटी ले रहा हूँ कि जब आप लोग पेपर देकर जब आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा का जब आप लोगों का जो 2025 में जो पेपर होगा, पेपर देकर के जैसे आप जाओगे वहाँ पर मिला लेना मेरे पर जो सब कुछ यही प्रश्न मिलेंगे, है ना। देखो, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है सभी के सभी प्रश्नों को नोट भी करते चलो। एक भी प्रश्न को मत छोड़ना, सभी के सभी प्रश्नों को नोट करते चलो। कॉपी अलग से बना लो, सभी के सभी प्रश्नों को नोट कर लो कॉपी में, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। बस आप लोग पूरा पढ़ करके चले जाना। पेपर है आप लोगों का अर्धवार्षिक पेपर है, बस पूरा एकदम तैयार कर लो। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, ये जो आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा है, बस यहाँ से आप लोगों का सब कुछ प्रश्न मिल जाएगा आप लोगों को कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ये भी हमारा प्रश्न है, ये भी हमारा पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो अगर हम इसके देखो, ऑप्शन नंबर 1 दिया जर्मनी, ऑप्शन नंबर 2 दिया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 दिया इटली, ऑप्शन नंबर 4 दिया इंग्लैंड। ये देखिए हमारे समय 4 आंसर दिए हैं कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। कहने का मतलब है कि जो नेपोलियन जो था किस देश में रहता था या फिर वो कहाँ रहता था, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें कि नेपोलियन जो था कहाँ का निवासी था, तो नेपोलियन जो था आप लोग याद रखना फ्रांस का रहने वाला था। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए। वेरी वेरी देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है ना। बस आप लोग तैयार कर लेना और पढ़ करके चले जाना। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करेंगे, देखो हमारे पेपर में 1 नंबर का आएगा। अब बात करते हैं प्रश्न में कह रहा है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए। ऑप्शन नंबर 1 दिया 1914 में आए, ऑप्शन नंबर 2 दिया है 1915 में आए, और 1915 1919। ये देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन इसमें से हमको सही कौन सा करना है, सही हमको करना है। जब आप लोगों को जब ये वाला पेपर जब दिया जाए तो दूसरा वाला ऑप्शन में देख लेना, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए, तो दूसरे में से आप लोगों को सही कर देना, 1915 वाला सही करना है। इसको 3 ऑप्शन को सही करना। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 3 में देखो हमसे एक मुख्यालय पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है।
कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। और ये हमारा तीसरा प्रश्न रहने वाला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर 1 दिया वाशिंगटन में, ऑप्शन नंबर 2 दिया जिनेवा में, ऑप्शन नंबर 3 दिया न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर 4 दिया ऑस्ट्रिया में। तो प्रश्न नंबर 3 का हमारा सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क। नोट कर लेना, न्यूयॉर्क को लगा देना। पेपर देने जाना तो न्यूयॉर्क को ही सही करना है ना, और कोई जिनेवा इनेवा को मत करना। आप लोग क्या करना, न्यूयॉर्क को ही सही करके चले आना, 1 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को इसका। अब देखो प्रश्न नंबर 4 में देखो हमसे पूछा गया एक स्थापना से पूछी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF कहते हैं, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको कहते हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। ये देखिए हमसे पूछा गया, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। देखो 1940 दिया, 1924 दिया, 1944 दिया, 1934 दिया। ये हमारे समय 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन हमको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। तो लगा देना 1944 को सही करके चले आना, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं, मेरा देखो अगला प्रश्न देखो क्या है। अब यहाँ पर देखो हमारे सामने लिखा है कि प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। मतलब पुनः चक्रीय संसाधन कौन सा, ये हमसे पूछा गया, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अब चलो इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं। देखो लोहा दिया है, पवन ऊर्जा दिया है, ज्वारीय ऊर्जा दिया है, और फिर इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न दिया है पशुधन। अब प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संसाधन है जो कोई पुनः चक्रीय है, पुनः चक्र में उसको ला सकते हैं, कौन सा संसाधन है। तो प्रश्न नंबर 6 का हमारा सही जवाब हो जाएगा लोहा को सही करके चले आना, लोहा को ही सही करना, और कोई ऑप्शन मत सही करना, लोहा को ही सही करना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न कह रहा है कि लौह जो अयस्क है किस प्रकार का संसाधन, ये हमसे पूछा गया। 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 जो है, प्रश्न नंबर 7 जो है पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो आप लोग देखो बात करते हैं कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो अगर हम इसके आंसर के बारे में बात करें तो प्रश्न नंबर 7 का हमारा राइट आंसर देखो क्या हो जाएगा, अनवीकरण योग्य, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 देखो हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 दिया काली मृदा, ऑप्शन नंबर 2 दिया है लैटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर 3 दिया पीली मृदा, ऑप्शन नंबर 4 दिया सीमेंट। लेकिन हमसे पूछा गया कि एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है, तो सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं। तो आप लोग क्या करना है, सीमेंट को ही सही करना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है। मतलब उस राज्य का नाम बताना जो बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है, मतलब बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है, ये हमको बताना है। तो पेपर में ये हमारे 1 नंबर का प्रश्न आएगा। चलो इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 दिया है पंजाब, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। ये देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए, लेकिन 4 ऑप्शन में से हमको सही करना है उड़ीसा को सही करना है। फिर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है। लौह खनिज कौन सा है, पेपर में 1 नंबर का आएगा। तो आपके पेपर में एक लौह खनिज भी पूछा जाएगा। तो लौह खनिज कौन सा है, देखो 4 ऑप्शन, मैंगनीज दिया है, सोना दिया है, बॉक्साइट दिया है, अभ्रक दिया है। ये देखिए हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए, लेकिन 4 ऑप्शन में से हमको उस ऑप्शन को बताना है जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज हो जाएगा। तो लौह खनिज कौन सा है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या करना, मैंगनीज को सही कर देना। फिर अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 11 के बारे में, प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 हमसे करें कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था। तो उस देश का नाम बताना है जिस देश का जो विभाजन जो है वो धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत दिया है, फ्रांस दिया है, बेल्जियम दिया, जर्मनी दिया। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन जो है धर्म और जाति के आधार पर किया गया। तो आप लोग याद रखना भारत है वो हमारा। तो भारत का जो विभाजन है वो धर्म तथा जाति के आधार पर किया गया था। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में। प्रश्न नंबर 12 में देखो हमसे कह रहा है कि भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को मान्यता दी गई है। ये भी हमारा पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। कह रहा है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये हमसे पूछा गया। देखो 4 ऑप्शन दिए, 20 दिया है, 22 दिया है, 21 दिया है, 23 दिया, मतलब 23 दिया है। तो हमसे पूछा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो देखो पेपर देने जाना तो सबसे पहले अपना 22 ऑप्शन को ही सही करना। आप बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में।
प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं है। कौन सा विषय है जो राज्य सूची में नहीं, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। अब राज्य सूची में किसको नहीं शामिल किया गया है, देखो ऑप्शन नंबर 1 दिया पुलिस, ऑप्शन नंबर 2 दिया है सिंचाई, ऑप्शन नंबर 3 दिया कृषि, ऑप्शन नंबर 4 दिया मृदा। लेकिन इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 13 का हमारा सही जवाब हो जाएगा मृदा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं, तो हमारा मृदा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में। पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेना, एक भी नंबर को मत छोड़ना, क्योंकि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को सभी के सभी प्रश्न मिलने वाले हैं और पूरा एकदम यही वाला पेपर आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। तो संघात्मक शासन कहाँ नहीं है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। देखो भारत दिया है, ऑप्शन नंबर 1 दिया भारत, ऑप्शन नंबर 2 दिया श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 3 दिया संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 दिया बेल्जियम। लेकिन हमसे पूछा गया कि प्रश्न नंबर 14 करें निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है। तो संघात्मक शासन कहाँ नहीं है, तो श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है, तो आप लोगों को श्रीलंका को ही सही करना है। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 देखो हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। मान लीजिए 2 राज्य हैं, जैसे मान लीजिए एक राज्य ये है, एक राज्य ये, इसने इसको कोई वस्तु प्रदान की, इसने इसको कोई वस्तु प्रदान की, तो इसको हम क्या कहेंगे, मतलब 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है। ये हमारा पेपर में 1 नंबर का आएगा। चलो इसके 4 ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या 4 ऑप्शन है। ये देखिए हमारे इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर 2 है कि राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर 3 है कि अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक व्यापार, ये हमारा आंतरिक व्यापार लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 दिए वस्तु विनिमय। तो ये देखिए हमारे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमको सही आंसर कौन सा करना है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक व्यापार, हमारा पूरा सही जवाब हो जाएगा। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के बारे में कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। जो उपभोक्ता जो होता है, अगर हमें उपभोक्ता को अगर न्याय पाना है तो उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, ये हमसे पूछा गया कहाँ जाएगा वो। ऑप्शन नंबर 1 दिए जिला अधिकारी जाना चाहिए उसको, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए, सिविल न्यायालय जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर लिखा उपभोक्ता लिखा, तो यहाँ पर भी उपयुक्त उपभोक्ता लिखा, तो उसको उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र ही जाना चाहिए। तो इसका हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो किस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, ये हमारा है प्रश्न नंबर 17। अब देखो प्रश्न नंबर 17 के 4 ऑप्शन देख लो, 1976 दिया है, 1986 दिया है, 1996 दिया है, 1966 दिया है। लेकिन जो प्रश्न है पेपर में हमारा 1 नंबर का प्रश्न आएगा। प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष, उस वर्ष का नाम बताना है जिस वर्ष उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 1946 को सही कर देना। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 देखो हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। तो भारत जो है, भारत किसका आयात करता है, भारत किसका आयात करता है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। पूरा का पूरा पेपर फंसेगा, एक भी नंबर नहीं छूटेगा आप लोगों का। चाय दिया है, खाद्यान्न दिया है, जूट का सामान दिया है, कच्चा पेट्रोलियम दिया है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत जो है प्रमुख रूप से किसका आयात करता है, तो वो कच्चा पेट्रोलियम का आयात करता है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर 4 को सही करना है। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 के बारे में। प्रश्न नंबर 19 यानी कि 19 को देखेंगे कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर 2 दिया द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर 3 दिया तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर 4 दिया चतुर्थक क्षेत्रक। तो यह है हमारे प्रश्न नंबर 19 के 4 आंसर। लेकिन हमको यहाँ पर सही करना है कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र को सही करके जाना है। तो पेपर में कौन सा ऑप्शन सही करना है, प्राथमिक क्षेत्र को ही सही करना है। तो अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। उस देश का नाम बताना जो विकसित देश है। तो कौन सा ऐसा देश है जो कि विकसित देश है। देखो ब्राज़ील दिया है, बांग्लादेश दिया है, भारत दिया है और फ्रांस दिया है। ये देखिए हमारे इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें से बताना कौन सा विकसित देश हो जाएगा। तो विकसित देश हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आप लोगों को क्या करना है कि फ्रांस को ही सही करना है। तो फ्रांस जो है मेरा विकसित देश हो जाएगा। अब यहाँ से देखो आप लोगों के 20 प्रश्न कंप्लीट हुए, 20 प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट, यानी कि 20 नंबर आपके पक्के हो गए।
अब जो हम बात करेंगे वो अब मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा खंड बा के प्रश्न होंगे, वो भी सभी के सभी वर्णात्मक प्रश्न होंगे। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न होंगे, तो इनके बारे में बात करते हैं। ये देखिए आप लोगों का खंड बा स्टार्ट हो गया है, जहाँ से आप लोगों के सबसे पहले पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या होगा कि आपके पेपर में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके पेपर में इस बार 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो 4-4 नंबर के 4 प्रश्न, यानी कि 16 नंबर का आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो वो कौन कौन से 4 प्रश्न जो कि आपके पेपर में आएंगे, तो उनको देख लो, बस वही प्रश्न पढ़ करके चले जाओ। 4 प्रश्न वही वाले आएंगे। देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में, यानी कि 80 से 100 शब्दों में आप लोगों को सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला ही देखो प्रश्न रख दिया कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें बताइए। पेपर में 4 नंबर का आएगा। कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। अब ये देखिए हमारे सामने एक प्रश्न है, अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसमें से एक अथवा करके दिया गया, आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, यानी कि उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये देखिए आप लोगों को 2 में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 2 में से जब आप लोग एक प्रश्न का उत्तर लिख दोगे तो आप लोगों को 4 नंबर दे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 4 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखो हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे कह रहा है कि मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए। तो यहाँ पर हमको कोई 4 उपाय बताने, पेपर में 4 नंबर का आएगा। तो अब आप लोगों को ये मौका भी दिया जाता है, अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो एक अलग से प्रश्न और आप लोगों से पूछा जाता है। यहाँ पर तो हमसे कह रहा है कि अथवा करके प्रश्न दिया है कि अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसका भी उत्तर ले सकते हो। यहाँ पर देखो हमसे कह रहा है कि भारत में वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि जो आप लोगों को जो वन प्रबंधन है, वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया उसके बारे में लिखना है। अगर आप वन प्रबंधन को कितने भागों में विभाजित किया गया तो हमारा 2 नंबर का ये पूछ लिया जाएगा, यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे। और उनकी विशेषताओं का वर्णन करो। अगर आप लोग उनकी विशेषताओं का वर्णन कर देते हो तो आप लोगों को 2 नंबर इसका भी मिल जाएगा। आप देखो ये आप लोगों का हो गया, 2 प्रश्न आप लोगों के कंप्लीट हो गए लघु उत्तरीय प्रश्न में। आप इसके बारे में अगर हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में, प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे कह रहा है कि एक संगठित क्षेत्र क्या है, मतलब कि हमको बताना है कि संगठित क्षेत्र क्या है और उस क्षेत्र का नाम भी लिखना है। संगठित क्षेत्र क्या है, इसके कोई 3 लाभ बताइए। संगठित क्षेत्र क्या है, अब जब आप लोग लिखेंगे संगठित क्षेत्र का तो 2 नंबर आप लोगों को इसका मिल जाएगा, और इसके कोई 3 लाभ बताइए। अब अगर आप लोग लाभ भी लिख देंगे तो इसके लाभ का आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा, तो 2-2 मिलाकर आप लोगों का 4 नंबर बन जाएगा यहाँ से। तो ये देखिए आप लोगों के 4 नंबर देखिए पक्के हो गए, यानी कि तीनों के तीनों प्रश्न आप लोगों के मैंने बता दिए हैं। अब एक प्रश्न जो है और है, आप लोग उसको भी देख लीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूँ। प्रश्न नंबर 4 यानी कि एक अथवा करके दिया गया है। अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं याद है, अगर आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 का आंसर नहीं याद है तो आप लोगों को एक अथवा करके प्रश्न दिया गया है कि आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो कि विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। यानी कि अगर हमें विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाना है, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए हमें कोई 3 सुझाव देने हैं, तो हमें देखो 2 में से 1 का ही उत्तर लिखना पड़ेगा। तो आप लोग 2 में से 1 का उत्तर लिख सकते हो। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 देखो हमसे कह रहा है कि क्या भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है। क्या भारतीय संघ एक अर्धसंघीय ढांचा है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब ये देखिए ये प्रश्न नंबर 4 जो है हमारा 4 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा, है ना। तो 4 नंबर का प्रश्न आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा। अब फिर हमारे सामने एक अथवा करके प्रश्न दिया गया है, जो कि अथवा करके देखो यहाँ पर लिखा है कि जातिवाद क्या है। जातिवाद क्या है, भारतीय राजनीति पर इस कुप्रथा के पड़े प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। लेकिन अगर हम और आगे बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का वर्णात्मक सेकंड। वर्णात्मक सेकंड आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें से अगर हम बात करें आप लोगों के 6 नंबर वाले प्रश्न होंगे। तो अगर यहाँ पर हम आप लोगों से बात करें तो यहाँ से आप लोगों के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। देखो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में क्या होगा कि एक प्रश्न आप लोगों का हिस्ट्री से लिया जाएगा, और एक प्रश्न आप लोगों का नागरिक शास्त्र से लिया जाएगा, और एक प्रश्न आप लोगों का इकोनॉमिक्स से लिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों के पेपर में 4 तरीके से प्रश्न लिए जाएंगे, है ना। तो ये देखो आप लोगों का हो गया। अब यहाँ पर देखो हमसे कह रहा है प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान हेतु
उत्तरदायी कारणों का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। तो प्रश्न देखो, प्रश्न जो है वेरी वेरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन पेपर में हमारे 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान हेतु उत्तरदायी कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो कि पेपर में 6 नंबर का आएगा। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है, वैसे तो आप लोग इसका उत्तर देख लेना और कहीं से भी देख लेना, क्वेश्चन बैंक से, या फिर आप लोग कहीं से भी इसका उत्तर लिख सकते हो। एक अथवा करके प्रश्न दिया गया कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये देखिए हमारे इसमें 2 प्रश्न थे, आप लोगों के सामने एक अथवा करके भी प्रश्न पूछा जाता है, तो अथवा करके पूछा गया ये वाला प्रश्न, तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो। अब चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखो हमसे कह रहा है कि गन्ने की उपज के लिए आवश्यक तापमान और वर्षा की दशाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि गन्ने की उपज, मतलब गन्ने की उपज कैसे होती है और गन्ने के बारे में लिखना है, गन्ने की खेती कैसे की जाती है वो सब कुछ लिखना है हमें, कि गन्ने की उपज के लिए आवश्यक, गन्ने की उपज के लिए कैसा क्या तापमान रहना चाहिए, कैसी वर्षा होनी चाहिए और गन्ने की उपज के लिए कैसी दशाओं का वर्णन करना है। तो ये सब कुछ हमें बताना है गन्ने के बारे में। फिर यहाँ पर तो हमसे कह रहे हैं कि गन्ने के 2 सर्वप्रथम उत्पादक राज्यों के नाम बताइए, मतलब कि गन्ना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, तो हमें उन 2 राज्यों के नाम भी लिखना है। तो क्या जब आप लोग इतना सब कुछ कर दोगे तो 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। मान लीजिए किसी कारणवश आप लोगों को अगर इसका उत्तर नहीं याद है, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आप लोगों को नहीं याद है, तो एक अथवा करके प्रश्न दिया गया, जो कि यहाँ पर देखो लिखा है कि गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। मतलब कि गैर परंपरागत शक्ति के स्रोत से आप क्या समझते हैं, कोई 2 हमें उदाहरण भी देना है। तो ये देखिए आप लोगों का अथवा करके प्रश्न पूछा गया था। इसमें से आप लोग क्या कर सकते हैं कि प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखो, या फिर अगर आप लोगों को प्रश्न नंबर 2 का उत्तर नहीं याद है तो आप लोग प्रश्न में जो इसमें अथवा करके दिया गया है तो आप लोग अथवा वाले का भी उत्तर ले सकते हो। अब यहाँ पर देखो हमारे सामने दिया प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखो हमसे कह रहा है कि राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है। मतलब कि राजनीति में जो जाति जो होती है, हमारी जाति जो होती है, किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। पेपर में 6 नंबर का प्रश्न आएगा, उसका हमको उदाहरण सहित व्याख्या भी करनी है। अब यहाँ पर देखो हमारा अथवा करके भी दिया गया है। अगर किसी कारणवश अगर ये देखो हमारा राजनीति शास्त्र से प्रश्न उठाया गया है, तो आप लोग जा करके वहाँ से इसका आंसर नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे सामने एक अथवा करके प्रश्न दिया है, मतलब अथवा OR करके दिया है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कोई 3 लाभ बताइए। कोई 3 लाभ बताने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के, तो आप लोग 3 लाभ बता भी सकते हो। आप देखो आगे बात करते हैं। प्रश्न जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखो हमसे कह रहे कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986, यानी कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब आया था, तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो था वो 1986 में आया था। तो हमको बताना है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। उसके हमें उपयोगिता की विवेचना करना है ना, तो आप लोग उपयोगिता की विवेचना भी कर सकते हैं। पेपर में हमारा 6 नंबर का प्रश्न आएगा ये वाला। और अगर हम और आगे बात करें कि एक अथवा करके दिया गया है, 2 में से अगर आप लोगों को एक का उत्तर नहीं याद है, अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं है तो आप इसका भी उत्तर ले सकते हो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमको स्पष्ट करना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में, तो यहाँ पर देखो आप लोग अथवा करके प्रश्न दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग इतना भी कर सकते हो। तो चलो यहाँ से आगे हम देखो बात करते हैं। अब अगर यहाँ पर हम बात करें, आपके पेपर में मानचित्र संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि अब अगर हम मानचित्र के बारे में बात करें तो आपके पेपर में 10 नंबर का देखो मानचित्र भी पूछा जाता है। तो 10 नंबर आप लोग अपने ये भी पक्के कर लो, क्योंकि ये नंबर आप लोगों के छूटने नहीं चाहिए, और ये भी 10 नंबर अपने पूरे के पूरे क्लियर करके ही जाना। यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों के पेपर में मानचित्र संबंधी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से अगर हम बात करें कि यहाँ पर 5 प्रश्न जो होंगे आप लोगों के हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न आप लोगों के हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से 5 प्रश्न हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा कि 5 प्रश्न जो होंगे आप लोगों के जियोग्राफी, यानी कि आप लोगों का भूगोल से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी 5 प्रश्न मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो बस ये 5 प्रश्न के मतलब कि 10 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। बस क्या करो, आप लोग पूरे के पूरे जितने भी मैं इस पेपर में जितने भी आप लोगों को प्रश्न बताऊं, सभी किसी भी प्रश्नों को याद करके चले जाना। यहाँ पर कह रहे कि निर्देश पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्रश्न संख्या 9A तथा 9B।
मानचित्र से संबंधित है। 9A में क्या कहा गया, 9A में जो है हिस्ट्री वाले प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9A में हिस्ट्री वाले प्रश्नों को रखा गया है और प्रश्न संख्या 9B में भूगोल वाले प्रश्नों को रखा गया है। तो आप लोग इतना तैयार कर लेना। यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करेंगे 9A के बारे में, जिसमें से हिस्ट्री के प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिस्ट्री में आप लोगों को कौन से क्वेश्चन याद करके जाना है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थानों को अब यहाँ पर देखो हम बात करते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को हिस्ट्री के सभी प्रश्न बता रहा हूँ। आप लोग क्या करिए, सभी के सभी प्रश्नों को नोट करके चले जाना। प्रश्न नंबर देखो 1 हमसे कह रहा है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, तो आप लोग क्या करना है, इसको नोट कर लेना, कहीं से भी आप लोग इसको तैयार कर लेना, है ना। किताब से आप लोग तैयार कर सकते हैं, आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगी तो आप लोग क्वेश्चन बैंक या फिर कहीं से भी किसी की सहायता से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ था। तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो। मतलब पांचों के पांचों प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊंगा और पांचों के पांचों प्रश्न तैयार कर लो। बस यही सब कुछ आप लोगों को बोर्ड एग्जाम मतलब कि अर्धवार्षिक परीक्षा में यही प्रश्न सब आप लोगों को रखे हुए मिलेंगे, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे कि वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ। तो किसान सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था, तो इसका भी आप लोग जवाब आंसर ढूंढ लेना और कहीं से भी आप लोग इसको तैयार कर लेना। अब फिर अगर हम और आगे बात करें प्रश्न नंबर 4 के बारे में, देखो मानचित्रकार पूरा एकदम मैं आप लोगों को 10 में 10 नंबर बताऊंगा, बस पूरा एकदम पक्का हो जाएगा आप लोगों को 10 नंबर। यहाँ पर कह रहे हैं कि वह स्थान जहाँ नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह, मतलब कि सत्याग्रह कहाँ पर किया था, जो नील की खेती वाले जो किसान लोग जो थे उन्होंने कहाँ पर किसानों का सत्याग्रह किया। तो इसका भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखो, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो जितने भी बच्चों को अगर इन पाँचों के पाँचों प्रश्नों का उत्तर याद है तो सभी के सभी बच्चे मुझे कमेंट में कर दीजिए। पाँचों के पाँचों प्रश्नों का जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। सभी के सभी बच्चे मुझे कमेंट कर देना। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर देखो 9 में क्या होगा, आप लोगों का भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल से कितने प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न जो होंगे भूगोल से पूछे जाएंगे। तो मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक मानचित्र भी दिया जाएगा। मानचित्र जो होगा आप लोगों को जब पेपर देने जाओगे तो वहीं पर ही आप लोगों को मानचित्र दे दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इन सभी के सभी प्रश्नों को याद भी कर लेना है। प्रश्न नंबर 1 कह रहे हैं कि राणा प्रताप सागर किस राज्य में स्थित है। आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का मानचित्र होगा। देखो मैं बना देता हूँ, इस तरीके का आप लोगों के सामने मानचित्र होगा। जैसे आप लोगों को अगर पता है कि जो महाराणा प्रताप सागर जो है किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग वहाँ पर इस तरीके से चिन्ह बना दें। मतलब ये वाला जो चिन्ह है इसको यहाँ पर बना देना है, इसी तरीके बना देना। तो ये प्रश्न नंबर 1 आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न 2 के बारे में कि महाराष्ट्र की राजधानी का नाम बताइए। नाम लिखिए, मतलब कि जहाँ पर भी आप लोगों को देखिए मानचित्र जैसे आप लोगों को दिया जाए तो उसमें आज आप लोगों को दर्शाने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले आप लोगों से कहा जाएगा कि महाराष्ट्र की राजधानी बताइए। महाराष्ट्र की राजधानी कैसे क्या होती है, महाराष्ट्र की राजधानी को आप लोगों को बताना है। उसको मैं इस प्रकार के चिन्ह द्वारा भी दर्शाना है, उसको चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। जैसे आप लोग दर्शा देंगे तो आप लोगों को देखो 1 नंबर दे दिया जाएगा। और फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करेंगे कि मुंबई बंदरगाह को में इस प्रकार के चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। तो मुंबई वाला बंदरगाह कहाँ है, तो आप लोगों को मानचित्र में ही दर्शाना पड़ेगा। आप फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी भी पूछी गई कि नदी कहाँ स्थित है। उसको मैं दक्षिण भारत की एक नदी का नाम बताना है। कोई भी नदी का नाम आप लोग लिख देना कि इस प्रकार के चिन्ह द्वारा हमको चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना, तो आप लोग दर्शा भी सकते हैं। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि कृष्णा नदी देश के किस भागों में बढ़ती है फिर जाती है ना, बांटी जाती बढ़ती है बटी है ना। तो चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो अब देखो कृष्णा नदी किस देश में पाई जाती है, फिर कहाँ पर बटी है, तो हमें बताना है। चिन्ह द्वारा दर्शाना है, नाम से दर्शाना है। तो यहाँ से देखिए आप लोगों का मानचित्रकार भी पूरा का पूरा मैंने समाप्त करवा दिया है। तो मानचित्र के पूरे 10 नंबर आप लोगों के भी पक्के हो गए। और यहाँ से आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा पूरा का पूरा पेपर समाप्त हो चुका है। और यहाँ से आप लोगों के पूरे नंबर भी पक्के हो गए। बस पूरा तैयार करो, पेपर देने चले जाओ, सब कुछ आप लोगों को ये वाले प्रश्न रखे हुए मिलेंगे। तो जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ।